श्रम एवं समाज कल्याण के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है उसका नाम है श्रम विधान का इतिहास एवं श्रम संवैधानिक उपपंथ। भारतीय श्रम के इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले भाग में वैसे श्रम कानून को रखा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पूर्व बने थे, जो मुख्यतः दमनकारी प्रकृति के थे। दूसरे भाग के श्रम कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का प्रभाव पड़ा और वे मुख्यतः विनियामक प्रकृति के रहे, यानी कि रेगुलेटरी नेचर रहा इनका, जिसके तहत तरह तरह के कानून बने। एवं तीसरे भाग में वैसे श्रम कानूनों को रखा सकता है जिन पर संविधान का असर पड़ा और वे मुख्यतः कल्याणकारी साबित हुए, इनकी प्रकृति कल्याणकारी रही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से पूर्व की स्थिति। श्रम कानूनों पर ब्रिटिश नियोजकों का प्रभाव था तथा ये कानून ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से प्रभावित थे। उस समय के श्रम कानून मुख्यतः शोषणकारी प्रकृति के थे, जिनमें श्रमिकों के अधिकार सीमित हुआ करते थे। श्रम कानूनों में श्रमिकों के हितों की अनदेखी होती थी तथा नियोजकों के अनुकूल इसे बनाया जाता। नियोजक मुख्यतः ब्रिटिश ही हुआ करते थे। इसके अंतर्गत बनाए गए प्रमुख श्रम कानून है बंगाल विनियमन 1819। इसके अंतर्गत संविदा श्रमिकों द्वारा काम नहीं करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। अगला है भारतीय दास अधिनियम 1843। इसके तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट है प्रशिक्षु अधिनियम 1850। इसके तहत 10 से 18 वर्ष के दोषियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम 1855। इसके अंतर्गत घातक दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया। अगला है कारखाना अधिनियम 1881, 1891, 1911। कारखाना अधिनियम 1881 ऐसे कारखानों में लागू हुआ जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे एवं इसके द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना प्रतिबंधित किया गया। इसे 1891 तथा 1911 में संशोधित कर कार्य के घंटे, सुरक्षा, खतरनाक कामों में बालकों तथा स्त्रियों के नियोजन पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान बनाए गए। नेक्स्ट है खान अधिनियम 1901। इसके तहत खान श्रमिकों के लिए पहला श्रम कानून खान समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। यह पहला श्रम कानून था जो खान समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। खान अधिनियम 1901। इसके अंतर्गत खानों में स्त्रियों और 12 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है 1921 से स्वतंत्रता तक की स्थिति, यानी कि 15 अगस्त 1947। श्रम कानूनों पर भारत सरकार अधिनियम 1919 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अलावे श्रम से जुड़े आयोगों तथा समिति के सुझावों पर असर हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र सरकार को श्रम से जुड़े प्राय सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था तथा प्रांतीय सरकार केवल सुरक्षित विषयों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में श्रम कानून बना सकती थी। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में श्रम संबंधी विषयों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला संघीय सूची, दूसरा समवर्ती सूची तथा तीसरा प्रांतीय सूची। विमान एवं पत्तन, संचार तथा केंद्र से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों के लिए श्रम कानून संघीय सूची में रखे गए।
कारखाना, श्रमिक, सामाजिक बीमा, औद्योगिक विवाद आदि को समवर्ती सूची में रखा गया। बगान, छोटे पत्तन तथा खान आदि अन्य प्रांतीय विषयों पर कानून प्रांतीय सूची में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व श्रम संबंधी विषयों को लेकर कई महत्वपूर्ण आयोग एवं समितियां बनी, जैसे शाही श्रम आयोग 1929 में, बिहार श्रमिक जांच समिति 1938 में, श्रमिक जांच समिति 1944 में, आधारकर समिति 1943 में, रेगे समिति 1944 में, भोरे समिति 1946 में। शाही श्रम आयोग 1929 के सिफारिश पर कारखाना अधिनियम 1934, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बालक नियोजन 1938, नियोजक दायित्व अधिनियम 1938, व्यवसायी विवाद संशोधन अधिनियम 1934 आदि पारित किया गया। रेगे समिति 1944 की अनुशंसा पर अबरक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946, कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खान अधिनियम 1942 आदि बनाए गए। आधारकर और भोरे समिति के सुझावों के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बनाया गया। इसके तहत मुख्य श्रम कानून है कर्मचारी क्षति अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसके अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु तथा अपंगता होने पर श्रमिकों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है भारतीय खान अधिनियम 1923। इसके अंतर्गत 13 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान्य में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। खान श्रमिकों की सुरक्षा तथा कार्य की दशाओं को बेहतर करने के दृष्टिकोण से बनाया गया। अगला है भविष्य निधि अधिनियम 1925। केवल सरकार, रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्राधिकारों की भविष्य नीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया, यानी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। नेक्स्ट है श्रम संघ अधिनियम 1926। इसके तहत श्रम संघों के निबंधन की प्रक्रिया तथा कर्तव्य एवं अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए यह कानून लाया गया। अगला है श्रम विवाद अधिनियम 1929। इसके तहत श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए इस प्रकार का अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट है बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933। इसके तहत बंधुआ बाल श्रमिक की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1934। कारखाना के तहत 20 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए अतिकाल मजदूरी दर मजदूरी के 19.25 गुना नियत करने जैसे संशोधन किए गए। नेक्स्ट है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। श्रमिकों को नियत समय से मजदूरी का भुगतान तथा मजदूरी से अनावश्यक कटौती को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। नेक्स्ट है अस्थायी आदेश विधान 1946। इसके तहत 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों के लिए सेवा और नियोजन से की शर्तों के लिए अस्थायी आदेश बनाने तथा उसे प्रमाणकर्ता अधिकारी से प्रमाणित करने के लिए बनाया गया। स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947 से बाद की स्थिति जिस पर श्रम कानूनों का प्रभाव पड़ा। श्रमिक जांच समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखकर अधिकतर श्रम कानून
स्वतंत्रता के बाद में ही बने। श्रम संबंधी नीतियों को संविधान में शामिल किया गया तथा उसके अनुरूप श्रम विधान बनाया गया। स्वतंत्रता पश्चात देश में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन, श्रम संघों का बढ़ता प्रभाव, आर्थिक विकास के लिए बनाए गए योजनाओं की आवश्यकता आदि के कारण नए श्रम कानून बने तथा पुराने श्रम कानूनों में परिवर्तन किए गए। इस समय के श्रम कानूनों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से है। भारतीय संविधान में श्रम नीति से संबंध कई महत्वपूर्ण उपबंध है, जैसे कि पहला प्रस्तावना में समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता आदि का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। मूल अधिकार के अंतर्गत मुख्यतः अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 एवं 24 के अनुच्छेद जो कि जैसे कानूनों पर इनका असर पड़ा है। नीति निर्देशक तत्व, इसके तहत मुख्यतः अनुच्छेद 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क एवं 47 का मुख्यतः प्रभाव श्रम कानूनों पे पड़ा है। अनुसूचित 7 के अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची का प्रावधान है, जिसमें श्रम को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया और संघ सूची के अंतर्गत ऐसे कानून होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। श्रम विषयों के जांच एवं सुधार के उद्देश्य से समय समय पर विशेषज्ञों के स्तर से कई आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जैसे कि उचित मजदूरी समिति 1948, बोनस आयोग 1964, श्रम कल्याण समिति 1968, राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 एवं 2002, श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाएं। उत्पादकता में वृद्धि, बेरोजगारी एवं गरीबी का उन्मूलन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा उनका संवितरण, बचत एवं निवेश को बढ़ावा देने जैसे के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुरूप श्रम विधान को बनाया गया, जो कि पंचवर्षीय योजनाएं में भी उनके प्रावधान होते थे जो श्रम से संबंधित होते थे। उसके अनुसार बहुत सारे योजनाओं में श्रम कानूनों को सुधार के लिए लाया गया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। समय समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा कई आदेश दिए गए, जिसके आलोक में कई श्रम कानूनों में संशोधन किया गया। जैसे बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम भारत राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रभाव। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित अभिसमयों तथा सिफारिशों के अनुरूप अपने श्रम अधिनियमों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनाने में सफल रहा है। जैसे अभिसमय संख्या 138 तथा 182 को अनुसमर्थित करते हुए हाल ही में भारत ने संशोधित बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में लाया। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैश्वीकरण के दौर में व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापक श्रम सुधार किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद बने प्रमुख श्रम कानून है। पहला कारखाना अधिनियम 1948। इसके तहत कारखानों में कार्यरत कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, कार्य के घंटे, बालकों और स्त्रियों के नियोजन आदि से संबंधित प्रावधान के उद्देश्य से पूर्व के अधिनियम को संशोधित कर अधिक व्यापक बनाया गया। अगला है खान अधिनियम 1952। खानों में कार्यरत कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, कार्य के घंटे, बालकों, नियोजन पर प्रतिबंध आदि से
संबंधित प्रावधान के उद्देश्य से पूर्व के अधिनियमों को संशोधित कर अधिक व्यापक बनाया गया। अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर का निर्धारण किया गया। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसके तहत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान किए गए। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रक्रियन उपबंध अधिनियम 1952। इसके तहत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन एवं एकमुश्त राशि भुगतान के लिए प्रावधान किए गए। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम महिला कामगारों की मातृत्व सुरक्षा के लिए लाया गया। अगला है बीडी एवं सीआर कर्मगार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966। इसके तहत बीडी श्रमिकों के मजदूरी, कार्य के घंटे और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए। अगला है उपादान संदाय अधिनियम 1972। इसके अंतर्गत लगातार कम से कम 5 वर्षों की लगातार सेवा के पश्चात उपादान यानी कि बोनस का भुगतान का प्रावधान किया गया। अगला है बंधुआ श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। यह अधिनियम बंधुआ श्रम तथा उन्मूलन के लिए लाया गया था। इसके तहत बंधुआ श्रम प्रथा को खत्म किया गया और उसमें बहुत सारे नियोजन किए गए। अगला है श्रम प्राश्रमिकी अधिनियम 1976। समान प्राश्रमिकी अधिनियम यानी कि इक्वल वेजेस जो कि 1976 में लाया गया। इसके तहत लिंग आधारित परिश्रमिकी में भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रावधान किया गया। अगला है बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। इसके तहत बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के साथ ही किशोरों को खतरनाक कार्यों से सुरक्षित करने संबंधी प्रावधान किए गए। नेक्स्ट है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन 1996। इसके तहत निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण तथा मजदूरी से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला है असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए इसमें प्रावधान किए गए। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।